हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की यूनिट 1 जिसका नाम है आधुनिकता और उसके संवाद को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए, आज की ये जो वीडियो है, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसे मेनली हमें काफ़ी अच्छे से समझना है और हमारा मेन फोकस यहाँ पर समझना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चैप्टर का नाम है आधुनिकता और उसके संवाद। यूनिट का आपका नाम है मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेज। अब ये क्या है, यहाँ पे आप सारी बातों को समझिए। देखिए, यहाँ पर हम आधुनिकता का यहाँ पे हम मतलब समझ रहे हैं कि किस तरह से यूरोप में, इस यूरोप से ये शुरू हुआ था, तो यूरोप में किस तरह से जो एक अंधकार युग था, एक ऐसा युग था जब चर्च का बहुत ज़्यादा, जो चर्च हुआ करता था, चर्च मतलब जो वहाँ का मंदिर समझ लो, जो चर्च था वहाँ का, उसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था समाज में। लेकिन किस तरह से चर्च के प्रभुत्व को चुनौती दी गई, चर्च का प्रभुत्व कम हुआ, जो अंधविश्वास था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अब लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू किया और इसी को आधुनिकता का नाम दिया गया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली अब हम टॉपिक को शुरू ही कर रहे हैं। तो आधुनिकता क्या है, आधुनिकता हम किसे मान रहे हैं? तो जो मेडाइवल पीरियड था, जो मध्ययुगीन समाज था, उसके बाद, मध्ययुगीन समाज के बाद जो टाइम पीरियड शुरू हुआ उसको आधुनिकता कहा जाता है। जैसे कि स्पष्ट रूप से अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो देखो, 14वीं शताब्दी के बाद से ही पुनर्जागरण आंदोलन शुरू होता है यूरोप में। पुनर्जागरण आंदोलन का मतलब धर्म वगैरह में, समाज वगैरह में सुधार के लिए आंदोलन वगैरह शुरू होता है। फिर 18वीं शताब्दी के बाद से हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से आधुनिकता दिखाई देती है। अब क्या चीज़ें कैसी हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें पुनर्जागरण आंदोलन को थोड़ा सा समझना है, ये क्या है। प्रबोधन काल को समझना है, ये क्या है, इसको आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझना है। पुनर्जागरण आंदोलन को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन और युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना, एक नई चेतना, एक नया चिंतन सामने आया, थॉट सामने आया। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान, नई रिसर्च हुई और नए ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। तो यही था पुनर्जागरण। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ, शॉर्ट में आपको पुनर्जागरण मुझे पढ़ाना था। अब देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण क्या होता है। यूरोप की अभी हम हिस्ट्री को देखते हैं। जब यूरोप में, आप जानते हैं कि एक लंबे समय तक रोमन साम्राज्य के अंतर्गत यूरोप का साम्राज्य आता था। अब लंबे समय तक, लगभग आप मान लीजिए छठवीं शताब्दी तक यूरोप में रोमन साम्राज्य पूरी तरह कायम रहता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे यूरोप में सामंतवादी प्रथा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक सामंतवादी प्रथा रोमन साम्राज्य के बाद, छठी शताब्दी के बाद हम देखते हैं सामंतवादी प्रथा शुरू हो जाती है। एक सामंतवादी प्रथा के तहत जो यूरोप का जो पूरा समाज होता है वो अंधकार में चला जाता है। अब इसी दौरान जो चर्च की महत्ता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें यूरोप की, अगर हम इतिहास को देखें, अगर हम, तो यूरोप के इतिहास में हमें यही दिखाई देता है। मेडाइवल इतिहास ले लो आप, छठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास ले लो, तो यूरोप में क्या दिखाई देता है, जो चर्च होता है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जो चर्च होता है वो राजनीति में दखल देना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि राजा और चर्च के बीच, राजा और चर्च का जो पोप होता था, रोम रोम जो चर्च था वहाँ का जो पोप होता था, उसके बीच और राजा के बीच इस बात को लेकर भी संघर्ष था कि कौन प्रभुत्वशाली है, या कौन राज्य में या स्टेट में सबसे ऊपर है। जो पोप था, जो चर्च का जो प्रमुख व्यक्ति था, वो अपने आप को सर्वोच्च दिखाता था। यूरोप में पूरी तरह अंधकार फैला हुआ था। अंधकार का मतलब यहाँ पर है, जो यूरोप के लोग थे वो कई सारे पुराने ऐसे रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे थे जो इररेलीवेंट थे, जिनका होने का कोई मतलब नहीं था। यूरोप में जो व्यक्ति थे वो परलोक को सुधारने पर बल दे रहे थे। जैसे कि जो चर्च था उसने कहा, चर्च मतलब वहाँ का पूरा जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसने कहा लोगों से कि आप हमें दान दीजिए, और अगर आप हमें दान देंगे तो आपका परलोक सुधर जाएगा। परलोक का मतलब समझते हैं, मृत्यु के बाद का जो आपका लोक आएगा, जो इस जीवन के बाद जो आपका जीवन होगा, उसमें आपका जो जीवन होगा वो काफ़ी सुखमय हो जाएगा और आपके सारे पाप
धुल जाएंगे, ऐसा चर्च ने कहा। आप बात को समझिए कि बहुत ज़्यादा अंधकार फैला हुआ था। लोग परलोक की बात करते थे, लोग इस जीवन में एंजॉय करने की बात नहीं कर रहे, इस जीवन को जीने के लिए काम नहीं कर रहे थे। यूरोप में लोग परलोक को सुधारने पर जोर दे रहे थे। वो ऐसे काम कर रहे थे कि उनका परलोक सुधर जाए, उनका ऐसा लोक, ऐसा जीवन सुधर जाए जो आने वाला है, जो दूसरा उनका जन्म होगा या जब मृत्यु के बाद उनका जो भी जीवन होगा, जो भी मान्यता रही है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने उस जीवन को, जो भविष्य में उनका कोई जीवन होगा, उसको सुधारने पर बल दे रहे थे। जो वर्तमान उनको जीवन मिला था उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इस तरह यूरोप में बहुत सारे अंधविश्वास थे, अंधकार फैला हुआ था। चर्च ने धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैलाए हुए थे। तो यहाँ इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि हम यूरोप को यूँ नहीं कह सकते कि यूरोप में ऐसा कुछ बहुत लोग मान लेते हैं कई बार कि यूरोप में पुराने रीति रिवाज नहीं थे, बेकार रीति रिवाज नहीं थे, सब था यूरोप में भी। वो बात अलग है कि एशिया अफ्रीका की तुलना में यूरोप में जल्दी सुधार हो जाता है, लेकिन फिर भी यूरोप में भी कई सारे बेकार अंधविश्वास या अंधकार वहाँ पर फैला हुआ था। यूरोप में अगर हम बात करें, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जो प्लेटो, अरस्तु वगैरह का जो टेक्स्ट बुक थी, जो उन्होंने जो राइटिंग लिखी थी, जो कुछ भी उन्होंने लिखा था, उन्होंने जो कुछ भी राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, ये सब एक तरह से लुप्त हो गए थे, एक तरह से छुप से गए थे। ठीक है, अंधकार वगैरह का टाइम पीरियड जब चल रहा था, जब लोग अंधविश्वास को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, तो इस टाइम तक जो अरस्तु था, प्लेटो था, इनकी जो भी किताबें थी, इनकी जो भी विज्ञान था, इन्होंने जो कुछ भी बातें बताई थी, या दूसरे जो दार्शनिक थे, उन्होंने जो कुछ भी बातें बताई थी, वो छुप सी गई थी। जो पुराने प्राचीन यूरोप में हम देखते हैं, ग्रीस वगैरह में, यूनान वगैरह में हम देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें छुप सी जाती हैं और अंधकार में पूरा का पूरा जो मेडाइवल यूरोप होता है, मेडाइवल पीरियड का मध्यकालीन यूरोप, वो पूरी तरह अंधकार में फैल जाता है। अब इसी अंधकार से बचने के लिए, इस अंधकार का विरोध करते हुए, ये जो अंधकार था, ये जो बेकार रीति रिवाज थे, अब समाज में जो बेकार रूढ़ियाँ फैली हुई थी, बेकार रीति रिवाज फैले हुए थे, उसमें सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है जिसको पुनर्जागरण आंदोलन कहा गया। ये स्पष्ट रूप से आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति आगे आगे था और उसके सब पीछे चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कैंडल लेके आगे चल रहा है और कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आंदोलन था जैसे कि कुछ प्रमुख व्यक्ति सामने आए, जिन्होंने नए नए विचारों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने पुराने जो अरस्तु, प्लेटो के विचार थे उनको सामने रखा, पुराने दार्शनिकों के विचारों को सामने रखा, और ये मान्यता रखी कि मनुष्य को अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेते हुए सारी चीज़ें करनी हैं, विवेक के अनुसार व्यक्ति को सोचना है। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग आप ले सकते हो, बहुत बड़ा नाम। तो उन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर किंग ने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, बहुत सारी राइटिंग्स उन्होंने लिखी, बहुत कुछ लिखा, जिसके द्वारा उन्होंने अपने विचारों को फैलाया, लोग उससे प्रभावित हुए। कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। इन्होंने नए नए विचार लोगों को दिए, लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि हमें विवेक से काम लेना है। जो समाज में रूढ़ियाँ थी, समाज में जो अंधविश्वास था, उसका विरोध किया। तो ऐसे ही और भी व्यक्ति रहे थे जिन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन हम व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण आंदोलन की। तो इतना आपको स्पष्ट है कि पुनर्जागरण आंदोलन क्या था। एक ऐसा आंदोलन था जिसने यूरोप में समाज में, धर्म में सुधार की बात की थी। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है फिर से जागना। इसका अर्थ होता है, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागो। क्योंकि जो प्राचीन यूरोप था वहाँ पर हमें बहुत सारे दार्शनिक देखने को मिलते हैं और उनके विचारों को वापस से लाया गया। यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि इस आंदोलन में केवल पुराने ज्ञान को ही वापस नहीं लाया गया, पुराने ज्ञान को ही दोबारा से उजागर नहीं किया गया, साथ में ही कुछ नए नए तरीके भी, नए नए प्रयोग भी हुए, नए नए विज्ञान भी हुई, नई नई रिसर्च भी की गई, कई सारे नए विचार लाए गए। तो ये सारी चीज़ें की गई। अब लोगों ने कई सारी रिसर्च करनी शुरू की, अनुसंधान किया। तो यही था पुनर्जागरण आंदोलन। इसे इंग्लिश में रेनेसांस कहते हैं, रेनोसेंस कहते हैं नॉर्मली। तो यहाँ तक आप इसका टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच ये एक आंदोलन के रूप में काफ़ी प्रबल रहा था। और इस आंदोलन के दौरान सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति हुई। लोगों ने अब तर्क के आधार पर सोचना शुरू कर दिया। अब स्पेशली यहाँ ये जो पुनर्जागरण आंदोलन था वो इटली में ज़्यादा प्रभावी था। मैकियावेली हो गया या दूसरे कई सारे विचारक, मार्टिन लूथर किंग वगैरह जो थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विचार प्रस्तुत किए गए थे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा इटली में पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है। स्पेशली यूरोप में ये जो आंदोलन था, इससे यही हुआ कि जो सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार थे वो हम यहाँ पर देखे जाते हैं। अब लोगों ने तर्क करना शुरू किया, लोगों ने हर चीज़ के पीछे रीज़न की बात की, लोगों ने अब
सोचना शुरू किया कि ये जो चर्च है हमारे ऊपर इतना अधिकार रख रहा है, धर्म हमें बांध कर रख रहा है, आखिर ये क्यों है। लोगों ने क्या, क्यों, कैसे वाली बात करना अब शुरू कर दिया। तो यही था पुनर्जागरण आंदोलन, इसे आपको हल्का हल्का समझाना था। अब इसी बीच प्रबोधन काल भी आता है। अब पुनर्जागरण आंदोलन होता ही है। अब उसी बीच नए विचार भी लोगों को प्रभावित करते हैं। अब लोग और भी ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। अब लोग और भी ज़्यादा तर्क वितर्क करने लगते हैं, और यही है एनलाइटमेंट। इसे ही प्रबोधन काल कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन में सुधार की प्रक्रिया होती है, और फिर सुधार होते होते ही 17वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि यूरोप में एक बहुत बड़ा वर्ग प्रबोधन काल के अंतर्गत एनलाइटमेंट के अंतर्गत, ज्ञान के अंतर्गत कई सारे नई नई सिद्धांतों की रचना की जाती है। अब लोग ज़्यादा तर्क करना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ के पीछे विवेक यानी कि दिमाग का काम लेना शुरू कर देते हैं लोग, और इसे वो कहा जाता है प्रबोधन काल। तो यही आधुनिकता थी। अब आधुनिकता इसी को कहा गया जब लोगों ने पुनर्जागरण आंदोलन के अंतर्गत धार्मिक रूप से सुधार किए, सामाजिक रूप से सुधार किए, पुराने विचारों को भी सामने लाया गया, साथ में ही लोगों ने अब तर्क वितर्क करना शुरू किया गया। तो यही आधुनिकता की विशेषताएं रही हैं, यही आधुनिकता रही है। यही चीज़ मेडाइवल पीरियड से मध्यकालीन यूरोप या मध्यकालीन विश्व को आधुनिकता से अलग करती है। ठीक है, मध्यकालीन विश्व को आधुनिकता से क्या चीज़ अलग करती है? पुनर्जागरण आंदोलन के तहत सुधार और एनलाइटमेंट के तहत लोगों ने जो तर्क वितर्क करना शुरू किया ये। अब आधुनिकता के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि अभी हमने कह दिया कि आधुनिकता आ गई है यूरोप में, या अब हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं। तो ये क्या है, उसके क्या लक्षण है, आखिर हमने क्यों कहा कि आधुनिकता यूरोप में हमें दिखाई देती है? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अभी हम यूरोप पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा इसलिए मैं बार बार यूरोप का नाम ले रहा हूँ क्योंकि देखिए आपका जो ये सब्जेक्ट है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब ही क्या है, हम यूरोप के पॉलिटिकल थॉट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली ये सारी चीज़ें यूरोप के ही कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। यहाँ पर यूरोपीय ही दार्शनिक प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं। जिस समय यहाँ पे हम सुधार वगैरह की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर हम देखते हैं कि दूसरे देशों को गुलाम बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस समय यहाँ पे प्रबोधन काल आता है, उस टाइम पर कई देश गुलाम बना लिए जाते हैं एशिया अफ्रीका के। तो ये सारी चीज़ें यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही हम कर रहे हैं। अब आधुनिकता की क्या विशेषता हैं, यहाँ पे बात को समझो। देखो दोस्तों, आधुनिकता की विशेषता है कि तर्क। अब लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। जो दार्शनिक थे, जो फिलोसफर थे, उन्होंने हर चीज़ के पीछे तर्क किया कि मान लो कि एक रीति रिवाज है, एक कोई प्रथा है। अब उस प्रथा के पीछे आखिर क्या कारण है? जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर हम अरस्तु के विचारों को देखें। अब अरस्तु ने कहा था कि जो दास प्रथा है वो सही है। ठीक है, इसके अलावा दास प्रथा को कई बार धार्मिक रूप से, कई बार बहुत अलग अलग चीज़ों के द्वारा दास प्रथा को समाज में लाया भी गया। यूरोपीय समाज में अगर हम देखें, अब लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू किया कि ये दास प्रथा किस लिए, इसका क्या औचित्य क्या है इसका। अब इसका क्या औचित्य, आखिर हमें क्यों दास प्रथा चाहिए? अब लोगों ने तर्क किया। लोगों को जब पता चला तर्क वितर्क करने से कि इसका तो कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है, वो जानवर तो नहीं है ना। अब मनुष्य ने तर्क किया कि भाई हम किसी व्यक्ति को गुलाम क्यों बनाएं, क्योंकि वो जानवर थोड़ी ना है, वो पालतू पशु थोड़ी ना है, वो तो इंसान है। इसकी भी दो आंखें हैं, दास की भी दो आंखें हैं, एक मुंह है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, और हमारे भी जिस व्यक्ति ने दास बनाया है व्यक्ति को, उसके भी दो हाथ हैं। ठीक है, किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, लेकिन पूरे समाज में ऐसा फैला हुआ है। तो अब यहाँ पे लोगों ने तर्क किया, रीज़न पूछना शुरू किया हर प्रथा के पीछे। तो लोगों ने पाया कि ये सही नहीं है, तो धीरे धीरे इसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर अब हमें देखने को मिलता है कि लोगों ने मानववाद, ह्यूमैनिटी को ज़्यादा बल दिया। तो यही आधुनिकता थी। ठीक है, अब लोगों ने तर्क किया, लोगों ने मानवता को ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो बहुत सारी प्रथाएं थी, हर प्रथा के पीछे, हर रीति रिवाज के पीछे, जैसे कि स्त्रियों को, कि क्यों आखिर स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार क्यों नहीं दिए गए। अब इसके पीछे तर्क वितर्क किए जाने लगे। जैसे कि कई सारे ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि कई लोगों ने, यहाँ तक कि अरस्तु ने भी कहा है कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर नहीं है, और उन्हें दास बनाकर ही रखा जाए। मतलब कहने का है दास बनाने का कि मतलब उन्हें पुरुषों के अधीन ही रखा जाए। ऐसा अरस्तु ने भी, एरिस्टोटल ने भी कहा था। लेकिन अब तर्क के सहारे ये चीज़ें उभर कर सामने आए कि आखिर उसके पीछे का तर्क क्या है, क्या एक सही रीज़न है। जब कोई रीज़न नहीं मिला तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त किया गया। ये सारी चीज़ें रही थी। अनुभववाद, अब लोगों ने अनुभववाद के तहत निर्णय लेने शुरू किया। अनुभववाद के आधार पर इतिहास को समझा। लोगों ने अनुभववाद के आधार पर
चीज़ों को समझने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो अनुभव होता है ना, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट लोग लगभग सभी लोग एक जैसा अनुभव करते हैं। किसी भी चीज़ का जो अनुभव होता है लोगों में लगभग समान होता है। कि कोई भी मनुष्य किसी भी चीज़ को डायरेक्टली कुछ कह दे या बोल दे, किसी चीज़ के बारे में डायरेक्टली कुछ बता दे, तो वो उसका अपना व्यक्तित्व होता है। जैसे कि कई बार राज्य को लेकर, स्टेट को लेकर कई सारी थ्योरीज़ बनाई जाती हैं। तो कई लोग अनुभव का प्रयोग करते हैं कि आखिर 200 सालों में स्टेट का क्या हाल रहा है विश्व में। ठीक है, 200 सालों में स्टेट कैसा रहा है, उसके आधार पर वो स्टेट के बारे में कुछ बातें कहते हैं, तो अनुभव के आधार पर कहते हैं। सार्वभौमिकता, अब सार्वभौमिकता आई। सभी लोगों को एक व्यक्ति, एक मनुष्य के रूप में देखा गया, और जो विचार यहाँ फैल रहे हैं वो सभी जगह लागू हों, मतलब एक समान हो, सभी जगह हर चीज़ को मान्यता प्राप्त हो। जैसे कि मान लो एक सिंपल सी बात है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन क्यों रखा जाए। इसके पीछे जो रीज़न है, क्या यूरोपीय लोग कोई सही रीज़न दे सकते हैं? क्या भारतीय लोग कोई सही रीज़न दे सकते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखा जाए? तो ना तो यूरोपीय, ना तो एशिया का, ना अफ्रीका का कोई भी व्यक्ति स्त्रियों को अधीन रखने के पीछे कोई तर्क नहीं दे सकता, क्योंकि ये इररेलेवेंट थॉट है, ये कोई सही थॉट नहीं है। तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिन पर पूरे विश्व का एक समान दृष्टिकोण होता है। आज हम सभी लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे हर कोई भी कंट्री हो। नॉर्मली सबका यही कहना है कि स्त्री पुरुष समान होने चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो यूनिवर्सलिटीज़ आ गई अब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म आया यहाँ पर। ठीक है, कई सारे थॉट हर जगह पर सेम हुए। प्रगति, अब लोगों ने प्रोग्रेस प्रोग्रेस की बात की। कई सारे रीति रिवाजों, कई सारे जो अंधविश्वास थे उनको हटाया और प्रोग्रेस की ही बात की। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद प्रभुसत्ता। पहले क्या होता था कि जो स्टेट था, जो राज्य थे, उसके ऊपर, यूरोप की अगर हम स्पेशली बात करें, जो राज्य थे, जो देश थे, उसके ऊपर जो चर्च हुआ करता था, वहाँ का जो धार्मिक प्रमुख पोप होता था चर्च का, वो राज्य के ऊपर एक नियंत्रण बनाने की कोशिश करता था धर्म के आधार पर, क्योंकि लोग धार्मिक थे, इसलिए चर्च का बोलबाला काफ़ी था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो राजा होता था वो स्टेट के अंदर प्रभुत्वशाली होता था पूरी तरह, उसके अंदर प्रभुसत्ता होती थी। मतलब ये कि अब स्टेट या देश पूरी तरह स्वतंत्र होते थे, उनके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं थी जो उन्हें कुछ कर सके या उनके ऊपर कोई दबाव बना सके। अब स्टेट पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। जैसे कि आज भारत एक सॉवरेन देश है, एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है। कहने का मतलब है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत किसी के अंडर में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिवाद। अब आधुनिकता का एक लक्षण है व्यक्तिवाद। अब क्या हुआ यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, प्रबोधन काल आया, एनलाइटमेंट का काल आया, जिसमें अब लोग, अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता दी। अब व्यक्तिवाद की बात की। पहले क्या होता था, पहले समूह की बात की जाती थी कि समूह में अधिकार दे दिए गए। अब क्या हुआ, अब व्यक्ति को अधिकार दिया गया कि एक व्यक्ति है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। समूह का अधिकार हो ना हो, हमें व्यक्ति पर ज़्यादा फोकस करना है। अब व्यक्तियों पर फोकस किया गया, एक एक व्यक्ति पर। पहले क्या था, समुदायवाद के अंतर्गत समुदाय को अधिकार दे दिए गए कि समुदाय को ऐसे ऐसे रहना है। अब किसी व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। व्यक्तिवाद आया सामने। धर्मनिरपेक्षता। अब पहले क्या था, यूरोप की अगर पूरी तरह कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आधुनिकता में अब धर्मनिरपेक्षता आ गई। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि पहले क्या होता था, जब धर्मनिरपेक्षता नहीं था तब क्या होता था, जब सेकुलरिज्म नहीं था तब क्या होता था। देखो, धर्मनिरपेक्षता के दो अर्थ हैं, मैं आपको स्पेशली अभी एक बार डिफाइन कर देता हूँ। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो धर्मनिरपेक्षता है उसको आप समझ लो। एक बहुत, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी क्वेश्चन आया था कि धर्मनिरपेक्षता को आप यूरोपीय और भारतीय में अंतर स्पष्ट कीजिए कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है और यूरोप में क्या अर्थ है। तो देखो, सिंपल सी बात को मैं आपको समझा देता हूँ, लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है ये बात। एक बार मैंने कई बार पहले भी पढ़ाया आपको, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो, यूरोप में क्या है, यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि ये होता है स्टेट, ठीक है, और ये होता है धर्म। एक होता है स्टेट और एक होता है धर्म। धर्म और स्टेट के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है कि राज्य को, सरकार को धर्म से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। धर्म से मतलब ही नहीं, वो धर्म से कुछ संबंधित कुछ भी कार्य नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि चाहे कोई भी धर्म हो,
सभी धर्मों को एक बराबर नज़र से देखेगी सरकार, ये वाली बात है। बात को समझिए, यहाँ पर है यूरोप में कि धर्म और स्टेट दोनों अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। धर्म के मामले में सरकार कुछ नहीं कहेगी और राज्य के मामले में धर्म कुछ नहीं कहेगा। और इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को सरकार समान रूप से देखेगी। कई बार सरकार धार्मिक कार्यों में भी पार्टिसिपेट करती है, कई बार सरकार धार्मिक कार्यों के लिए चंदा भी देती है, कई बार तीर्थ यात्रियों को प्रोटेक्शन भी देती है, पुलिस वगैरह की व्यवस्था भी करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम भारत में देखें तो होती हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर मतलब है कि सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म को दबाया नहीं जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से वरीयता दी जाएगी, कोई भी धर्म छोटा नहीं है, इंडिया में है, ठीक है। लेकिन यूरोप में धर्म और जो सरकार है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ में आ गया कि अब मॉडर्निटी का एक लक्षण है कि धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। सरकार और धर्म दोनों अलग अलग हो गए, दोनों किसी को इस मतलब ही नहीं। पहले क्या होता था, 17वीं शताब्दी से पहले क्या था, यूरोप में धर्म सरकार पर बहुत दबाव डालता था, इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई। इसके साथ ही अब सहनशीलता का विचार सामने लाया गया। अलग अलग दार्शनिकों ने ये विचार सामने लाया टॉलरेंस का। अब सभी के अस्तित्व की बात की गई, अब सहनशीलता की बात की गई। दार्शनिकों ने सिद्धांत सामने लाया कि सभी का अस्तित्व बनाया रखा जाए या सहिष्णुता का विचार सामने आया। तो ये दोस्तों आधुनिकता के मुख्य लक्षण थे। हमने देख लिया कि आधुनिकता आती है और आधुनिकता में हम देखते हैं कि अब तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया जाता है। ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसी को आप आधुनिकता कहें तो ये मॉडर्न टाइम चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं मॉडर्न टाइम में क्या है, तर्क वितर्क अब शुरू हो गया है। हर चीज़ के पीछे हम लोग तर्क करते हैं, चाहे हम हो यूरोपियन हो। यहाँ पे अब सभी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम के ये लक्षण है, कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अब तर्क देखा जाता है, हर चीज़ के पीछे क्या कारण है उसको वो देखा जाता है। अनुभववाद के आधार पर कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सार्वभौमिकता पाई जाती है, विचारों में समानता देखी जाती है, प्रगति की बात की जाती है, प्रभुसत्ता की बात की जाती है कि कोई भी देश गुलाम नहीं है किसी का, सॉवरेन है। व्यक्तिवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को, धर्मनिरपेक्षता और सहनशीलता की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें लक्षण हैं आधुनिकता के। आज के विश्व में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ काफ़ी बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मेनली हमें ना समझना है, ये जो चैप्टर है वो सिर्फ समझने के लिए है आपको। यहाँ पे आपको रटना नहीं है कुछ भी, जितना समझ में आ रहा है उतना अच्छा, जितना नहीं आ रहा है उसको आप होल्ड पर करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। बस अभी आप वीडियो पूरा देखें। देखिए दोस्तों, अब आपका यहाँ पे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है इससे कि ज्ञान उदय क्या है, आत्मज्ञान क्या है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी मैंने जो आपको एनलाइटमेंट समझाया था ना, जो प्रबुद्ध काल था, वही है ये। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ अच्छे से। यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का वह दौर जो 18वीं शताब्दी में विशेष रूप से सक्रिय रहा। इस युग में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े अंधविश्वासों का खंडन करके तर्क बुद्धि के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इस युग के प्रमुख दार्शनिकों को विश्वास था कि तर्क बुद्धि के प्रयोग से वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण को बल मिलेगा, जिससे समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। नोट्स हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बस मैंने कहा है स्टार्टिंग में, आपको बस समझना है और मैं आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, यूरोप में एक सांस्कृतिक बौद्धिक इतिहास का एक दौर रहा है। मैंने आपको पुनर्जागरण बताया था, जो कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला था पूरी तरह। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद जब 18वीं शताब्दी शुरू हो जाती तब भी एक दौर चलता है जो कि आधुनिकता की तरफ ले जाता है लोगों को पूरी तरह। लोग अब पूरी तरह तर्क वितर्क करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब लोग पूरी तरह अंधविश्वासों का खंडन कर देते हैं। तो 18वीं शताब्दी में विशेष रूप से ये दौर सक्रिय था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो लोग थे इस युग में, ज्ञानोदय के युग में जो लोग होते हैं, जो समाज था, उसने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े अंधविश्वासों का खंडन करके पूरी तरह तर्क बुद्धि के प्रयोग को बढ़ावा दिया। कि अब लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया, तर्क बुद्धि के प्रयोग को बढ़ावा दिया। और इस युग के जो प्रमुख दार्शनिक थे उनका विश्वास था कि हम लोग तर्क बुद्धि के प्रयोग से ही वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण, यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरी है, उसको बल मिलेगा, जिससे समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। सिंपल सी बात है, ज्ञानोदय क्या है, एनलाइटमेंट क्या है, ज्ञानोदय क्या है, इसको समझिए। ज्ञानोदय एक दौर रहा है पूरा का पूरा यूरोप में, 18वीं शताब्दी के बाद का ये पूरा दौर रहा है, जिसमें दार्शनिकों ने या पूरे समाज ने तर्क बुद्धि के प्रयोग को ज़्यादा महत्ता दे दी।
सभी का मानना था कि तर्क बुद्धि का प्रयोग करेंगे, हम दिमाग का प्रयोग करेंगे सारी चीज़ों को समझने के लिए, और दिमाग के प्रयोग के बल पर ही हम साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकते हैं, हम वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, हम वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और उसी से हमारा समाज प्रोग्रेस करेगा। यही था ज्ञानोदय। लेकिन अभी आगे भी समझते हैं और बातें करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा वैसे समझा ही दिया आपको, बट आप यहाँ पे थोड़ा और समझिए। 18वीं शताब्दी के दौरान प्रायः संपूर्ण पश्चिमी जगत, पश्चिमी जगत मतलब यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति आई, जिसने यूरोप और अमेरिका भी आप ऐड कर लो, पश्चिमी जगत में यूरोप और अमेरिका, जिसने उस युग से जुड़े विचारों और दृष्टिकोण में बहुत गहरा परिवर्तन ला दिया। इस अनोखी बौद्धिक क्रांति को ज्ञानोदय की संज्ञा दी जाती है। सिंपल सी बात है कि 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में क्या बहुत एक बौद्धिक क्रांति आती है। बौद्धिक क्रांति मतलब दिमाग से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। ठीक है, तो लोगों उस 18वीं शताब्दी से जुड़े जो लोग थे, उनके विचारों में एक बहुत बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उस समाज में बौद्धिक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस तरह हमें बौद्धिक क्रांति देखने को मिलती है, और इसी अनोखी बौद्धिक क्रांति को ही ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटमेंट कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पश्चिमी जगत में जो बौद्धिक क्रांति आई थी 18वीं शताब्दी के दौरान, उसी को एनलाइटमेंट या ज्ञानोदय, आत्मज्ञान कहा जाता है। इसने इस विचार को बढ़ावा दिया कि मनुष्य की तर्क बुद्धि या विवेक जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने का सर्वोत्तम साधन है। ये जो बौद्धिक क्रांति आई थी, ये जो एनलाइटमेंट आया था, इसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इस विचार को इसने बढ़ाया कि अगर मनुष्य विवेक या बुद्धि से अपना कार्य लेगा, सोच समझकर हर चीज़ पर तर्क वितर्क करेगा, पूछेगा कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, क्यों क्या कैसे वाली बात करेगा, विवेक यानी कि बुद्धि का प्रयोग करेगा और तर्क का प्रयोग करेगा, तो उससे सत्य का पता लगाया जा सकता है। सत्य का पता लगाने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग ही सर्वोत्तम है। तो ये विचार ज्ञानोदय में सामने आया। जर्मनी में जी.ई. लेसिंग ने, इंग्लैंड में जॉन लॉक और आइजैक न्यूटन ने, तथा फ्रांस में वॉल्टेयर, डेनिस दिद्रो, डेलम्बर और विश्वकोशकारों का मतलब होता है एनसाइक्लोपीडिस्ट, मतलब होता है जो एनसाइक्लोपीडिया लिखते हैं, जो विश्वकोश को लिखते हैं, जो डिक्शनरी लिखते हैं। ठीक है, वो तो ये सभी जो विद्वान थे, तो जैसे कि जर्मनी का ये विद्वान हो गया जी.ई. लेसिंग, जॉन लॉक हो गए, आइजैक न्यूटन हो गए, फ्रांस के ये व्यक्ति हो गए, ये हो गए, डेलम्बर हो गए, और जो एनसाइक्लोपीडिया लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो हो गए। तो इन्होंने जो विचार रखे वे ज्ञानोदय का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन लोगों के द्वारा प्रमुख विचार रखे गए जिन्होंने ज्ञानोदय को बढ़ावा दिया या ज्ञानोदय से संबंधित विचार थे। इन दार्शनिकों के नाम याद कर लीजिए। इनके अलावा ब्रिटिश दार्शनिक डेविस ह्यूम को भी ज्ञानोदय का उन्नायक माना जाता है। इसके अलावा एक और एक स्कॉटिश दार्शनिक हैं डेविस ह्यूम, तो इन्होंने भी एक सराहनीय, एक काफ़ी अच्छा कार्य किया था ज्ञानोदय के विचार को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि इन्होंने आगे चलकर, ह्यूम ने अपने चिंतन की धारा को रूढ़िवाद की ओर मोड़ दिया था। हालांकि फिर आगे चलकर इन्होंने अपने जो नए विचार थे उसको फिर पुराने विचारों की तरफ ही मोड़ दिया। संक्षेप में कहा जाए तो ज्ञानोदय के उन्नायकों ने यह तर्क दिया, जो उन्नायक मतलब है जो प्रमुख विद्वान थे ज्ञानोदय के, जो प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने ज्ञानोदय को बढ़ावा दिया था, एनलाइटमेंट को बढ़ावा दिया था, उन्होंने तर्क दिया कि यदि मनुष्य अपने चिर प्रचलित पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सत्य के अन्वेषण, सुख शांति की तलाश और सामाजिक संस्थानों के पुनर्निर्माण के लिए अपनी तर्क बुद्धि और अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग करें, तो वे सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस की अनंत संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। इन विचारों ने समाज को क्रांति की ओर प्रेरित किया। तो सिंपल सी बात है कि जो ज्ञानोदय के जो प्रमुख दार्शनिक थे, जिन्होंने ज्ञानोदय से संबंधित जो बौद्धिक क्रांति आई थी, बौद्धिक नए विचारों को प्रस्तुत किया था, उनका मानना था कि अगर व्यक्ति सत्य के अन्वेषण, अगर व्यक्ति जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो अब सही नहीं है हमारे लिए, या जो पूर्वाग्रह हैं, जो प्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास है, अगर उस पर व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाए, क्वेश्चन मार्क लगाए और सत्य की खोज करे, सुख शांति की तलाश करे और सामाजिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण की तलाश करे, अपनी तर्क बुद्धि और अनुभव के आधार पर, के आधार पर अगर वो ऐसा करता है,
तो इससे समाज का विकास होगा, समाज प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, और समाज को आगे बढ़ाने की अनेक संभावनाएं हमें दिखाई देंगी, और इन विचारों ने समाज को क्रांति की ओर प्रेरित किया। ठीक है, और इसी से हमें क्रांति दिखाई देती है कि वो कितने मॉडर्न हो चुके हैं। आज हम अगर हम देखें तो पूरी तरह आज हम देखते हैं कि यूरोप में लोग धर्म से विमुख हो चुके हैं, क्योंकि अब इतना सब कुछ वहाँ लंबे समय से होता चला आया, तो उन्होंने धर्म में बहुत सारी जो रूढ़ियाँ थी उसको देखते हुए कई सारे लोगों ने धर्म को ही छोड़ दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि धर्म नैतिकता के लिए ज़रूरी है, लेकिन हाँ, जो पुराने या बेकार रीति रिवाज हैं उनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम कांत अब अभी हम लास्ट में एक बस जो एक बार इमैनुअल कांट हैं उनके द्वारा उन्होंने भी कुछ कहा है। तो इमैनुअल कांट ने अपने प्रसिद्ध लेख आत्मज्ञान क्या है 1784 में प्रबोधन की एक परिभाषा दी है। देखो, ये जो एनलाइटमेंट है इसको आत्मज्ञान भी कहा जाता है, इसको प्रबोधन भी कहा जाता है, और इसको ज्ञान उदय भी कहा जाता है। नॉर्मली इसे ज्ञान उदय कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बस आप लोग। इन्होंने एक परिभाषा दी है, नॉर्मली इसे भी आप पढ़ लीजिए। तो प्रबोधन की एक परिभाषा दी कि प्रबुद्ध होना क्या है, एक अच्छा बुद्धिमान होना क्या है, यहाँ पर एक एनलाइटमेंट होना क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि प्रबुद्ध होना उनके अनुसार जानने की हिम्मत करना है। अगर व्यक्ति जानने की हिम्मत कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रबुद्ध हो चुका है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि कांत ने 18वीं सदी के संबंधों को ध्यान में रखते हुए अज्ञान और अंधविश्वासों के खिलाफ विद्रोह के रूप में प्रबोधन का उल्लेख किया। अगर हम कांत की बात करें, एक विचारक रहे हैं कांत, तो इनका मानना रहा है कि अज्ञान और अंधविश्वास के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वही एनलाइटमेंट था, या वही एनलाइटमेंट है, या प्रबोधन काल है। तो यहाँ तक दोस्तों जितनी भी बातें की वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक हमने आपके पूरे चैप्टर को, पूरे यूनिट को ख़त्म कर लिया, जितना आपको पढ़ना था वो सारी बातें हमने कर ली हैं। अगर हम इस यूनिट 1 की बात करें तो ये बस आपके लिए समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेनली फोकस करना है जो आपकी यूनिट 2 है, यूनिट 3, जो भी आपका नेक्स्ट यूनिट से आप ऊपर उस पर फोकस कीजिए। देखो, यहाँ तक अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली कर लोगे, आप इतना तो समझ ही गए होगे। नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को और देख लेना। लेकिन फिर भी जो आपकी नेक्स्ट जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमने समझ लिया, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आएगा, या वहाँ पे स्पष्ट रूप से हम एक सेपरेट सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो वो आप अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी सारी बात समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।